हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा बैंक। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। तो देखिए किसके अंडर काम करता है, ये काम करता है अंडर ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन। ट्रेड कन्वेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है जो ग्रेन ट्रेड पे, उसके रिगार्डिंग उसको प्रमोट करता है। साथ में जो मार्केट इंफॉर्मेशन हो गया या डेटा हो गया या फिर जो एनालिटिक्स होगी इसके अराउंड, वो शेयर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, मोस्टली जो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, तो ये मेजर कमोडिटीज़ है जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के अंडर कवर्ड होती हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। तो पहली बात तो सही है। ए कंट्री नीड टू बी ए मेंबर ऑफ द आईजीसी फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। देखो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना ही पड़ेगा, वरना तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा गलत है। बेसिकली क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रीली किया जा सकता है, और इसके लिए जो WTO रूल्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट हो गए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट और ग्लोबल मार्केट्स हैं, तो वो सब इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिससे क्या जो भी ग्रेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो रेगुलेट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ओनली वन है वो करेक्ट है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लो बर्थ रेट देखी गई है और एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। देखो इटली के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि इटली में क्या है, लो फर्टिलिटी रेट है। 1.2 के अराउंड वहाँ फर्टिलिटी रेट है कि दो जो एक वुमन है, तो बेसिकली एक कपल क्या करता है 1.2 के अराउंड ही बच्चे प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है। तो एजिंग पॉपुलेशन है यहाँ पर, और जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन भी कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है। इवन जो जापान है वहाँ भी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट श्रिंकिंग पॉपुलेशन है वो देखी जा रही है। तो यहाँ पर एक बेसिकली क्राइसिस खड़ा हो गया है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। लेकिन देखिए नाइजीरिया के बारे में तो पढ़ते हैं कि भाई यहाँ तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेरी हाई फर्टिलिटी रेट है। तो यहाँ जो नाइजीरिया है ये नहीं होगा। साउथ कोरिया बिल्कुल वही डेवलप्ड कंट्री के अराउंड ये आते हैं, और यहाँ भी जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत लो है, अराउंड 0.8 के आसपास ही है इनके यहाँ तो फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ भी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो ये वाला भी सही है। साउथ अफ्रीका तो सेम बात है कि साउथ अफ्रीका में भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो यहाँ भी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट ग्रोथ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसके ऑप्शंस भी देखें ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोल रखा है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर इनमें से किस कंट्रीज में देखा गया है। देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमें चाइना इंडिया का लगभग कई बार याद भी रहता है कि चाइना इंडिया के बीच में कितना बॉर्डर है, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, ठीक है। इवन हम अगर चिले अर्जेंटीना की बात करें तो इनके बीच में 5300 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। और कजाकिस्तान रसिया के बीच में बात करें तो 7600 किलोमीटर का बॉर्डर है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन के पूछे जाने का रीज़न क्या है कि जो यूएस की बॉर्डर है वो कनाडा से यहाँ लगती है, ये तो ठीक है, ये तो सबको पता है कि यहाँ बॉर्डर लगती है। लेकिन इधर एक अलास्का जगह और पड़ती है, और ये भी यूएसए का पार्ट। तो इस फैक्ट को चेक करने के लिए यूपीएससी एग्जामिनर अपने से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों अगर एडअप हो जाती हैं तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर बन जाता है। तो अगर हम लेंथ की भी बात करें तो ये लगभग 8890 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है जब हम दोनों जो लेंथ है उसको एडअप कर देते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज मित्र शक्ति के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके रिगार्डिंग बताओ। तो देखिए दिस वॉज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ तो हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है।
और जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है वो किसके साथ हम करते हैं, एक्चुअली इंडिया करता है श्रीलंका के साथ, ठीक है, और काफ़ी ये न्यूज़ में रहती है। तो जो पहले वाला है वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरा पूछ रखा है कि इट इज़ कमेंस्ड इन ओंद पुणे। देखो ये आपको नहीं भी पता हो ना तो एग्जामिनर के दिमाग में ओंद वर्ड तभी आएगा जब ये इसका सही आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा ट्रिक की तरह लोगे, अगर कोई अतरंगी सा वर्ड आता है तो वो कई बार सही होता है, वरना वो ऐसा कुछ देता है कि दिल्ली में हुई, कोलकाता में हुई, विशाखापट्टनम में हुई, तो ऐसे वर्ड देता। तो ये प्रोबेबली सही है और ये उस साल हुई थी, तो ये सही बात है। इसमें बी ऑप्शन सही है। तीसरा है जॉइंट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वॉज ए गोल टू दिस एक्सरसाइज। तो सही बात है, जो काउंटर टेररिज्म होता है वो ऑपरेशन का तो वो तो जनरली जो जॉइंट रेस्पॉन्स होता है उसका पार्ट होता ही है। तो ये भी सही है, इसमें कुछ एक्सट्रीम जैसा कुछ है नहीं। और इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ इट, तो ये भी इसका पार्ट था, तो ये चौथा भी सही है। लेकिन मान लो अब एक बार इसके ऑप्शन से एलिमिनेशन देखते हैं। तो देखो अगर आपको सिर्फ पहला स्टेटमेंट भी पता होता है ना कि मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, बाकी तीन के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो भी आप ऑटोमेटिकली ये एक ही डिफ़ॉल्ट चॉइस बचती है। तो ये बिल्कुल पहले ऑप्शन से ही डिसाइड हो जा रहा था। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे एक तरफ कंट्री दे रखी है और एक तरफ की क्यों ये लोग न्यूज़ में थे उसकी मैपिंग करवा रखी है। पहला जो ऑप्शन है वो अर्जेंटीना दे रखा है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन्होंने फेस किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो 100% है उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी गई थी, ठीक है, और जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो बहुत हैवी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो ये वाली बात तो सही है, इसलिए न्यूज़ में था। सूडान में वार हो रहा है बिटवीन कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेज। तो सही बात है, तो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेज है, ठीक है, SAF वर्सेस किस में हो रहा है, RSF जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो वहाँ की एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। तो उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सूडान में एक तरीके से सिविल वॉर सिचुएशन बनी हुई है, सही बात है, बी भी सही है। देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रही है टर्की में रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो। क्या नेटो से इनको निकाल दिया गया था या ये हट गए थे? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो टर्की है वो अभी भी क्या है, नेटो मेंबर है, ठीक है, नेटो कंट्री है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर वुड बी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं श्यूम्ड पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। देखो इस श्यूम्ड का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सुएज मेडिटरेनियन पाइपलाइन, ठीक है। तो क्या ये यूरोप के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट है? तो देखिए श्यूम्ड पाइपलाइन ये है, ये कहाँ से, आपके यहाँ रेड सी है, ठीक है, और ये इधर क्या है, मेडिटरेनियन सी। तो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। और ये किसको, पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं या जो गल्फ स्टेट हैं उनको यूरोप से कनेक्ट करती है इसी के थ्रू। तो ये वाली जो पाइपलाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, श्यूम्ड पाइपलाइन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, श्यूम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटरेनियन सी। तो ये तो एग्जैक्टली यही तो चीज़ थी। तो क्या पहले को एक्सप्लेन कर रही है, ये वैसे वाला है कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्चुअल में स्टेटमेंट 1 को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए वुड बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। देखो वेरी लिटिल और एनी फॉर्म, देखो रेड सी में बारिश कम होती है ये सबको पता है, लेकिन वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, इसकी वजह से स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नो वाटर एंटर इन द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। तो देखिए दोनों हैं तो स्टेटमेंट ऐसा है, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो अब क्योंकि एक्सट्रीम लग रहे हैं दोनों, तो एग्जाम सेटिंग में इसको दोनों को सही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखो यूपीएससी ने फाइनल आंसर की में बोथ 1 और 2 को करेक्ट दिया है। तो यहाँ पर जो एक बिल्कुल ऐसे वाली अपन ट्रिक बनाते हैं कि भाई एनी फॉर्म दे दिया या फिर नो वाटर दे दिया, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ के आप क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट को गलत कर दो। वो यहाँ पे यूपीएससी ने बोला कि हम चैलेंज कर रहे हैं ऐसे वाले स्टेटमेंट को भी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि भाई रेड सी में कोई
एनीफॉर्म प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है तो पानी नहीं जाता है, और इवन रिवर से भी पानी रेड सी के अंदर नहीं जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी वगैरह होती है रेड सी में वो बहुत हाई होती है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि रेड सी देखो कहाँ किसके बीच में लोकेटेड है, एक तरफ सहारा डेजर्ट है और दूसरी तरफ अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं रेड सी ये लोकेटेड है। तो यहाँ बहुत क्या है, एक्सट्रीमली एरिड रीजन है, ठीक है। तो बहुत लो रेनफॉल होती है, ये वाली बात तो सही तो है। और इवन कोई मेजर रिवर भी इसमें ड्रेन नहीं करती है। जैसे मेडिटेरेनियन में मेजर रिवर कौन ड्रेन करती है, नाइल करती है। बे ऑफ बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र करती है। तो ऐसा नहीं देखा गया है। और यही रीज़न है कि जो रेड सी है वो क्या है, वन ऑफ द साल्टीएस्ट सी बोल सकते हैं इसको इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हैं, और वो पहला स्टेटमेंट देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। तो ये वाली बात तो सही है कि जो साहिल रीजन है वो कौन सा है, कि जैसे ये आपका अफ्रीका है ना, ठीक है, उसमें ये वाला जो रीजन है उसको साहिल रीजन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो माली हो गया, नाइजर हो गया, माली, नाइजर, इवन जो हम बोलते हैं चाड, सूडान, ये जो कंट्रीज हैं वो आती हैं। अब यहाँ क्या देखा गया है, जो टेररिज्म है तो IS है, उससे कॉन्फ्लिक्टेड ग्रुप से, या फिर अलकायदा, इससे भी अफेक्टेड ग्रुप यहाँ मिल जाते हैं। साथ में क्या है, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, उनमें भी क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। तो इसके अलावा जो क्लाइमेट से अफेक्ट हो रही हैं, जैसे ड्रोट हो गया या फिर डेजर्टिफिकेशन हो गया, तो वो भी यहाँ की एक मेजर समस्या है, ठीक है। तो ये वाला इंस्टेबल और सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ ख़राब है, ये वाली बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा कि देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर और कूप डियाटेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। तो सही बात है, दूसरा भी सही बात है। और दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले को, क्योंकि वर्सनिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर या कूप वगैरह हो रहे हैं, तो वो एक बड़ा रीज़न है। तो बिल्कुल जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी करता है। अगर हम मिलिट्री कूप्स की बात करें तो जैसे माली में 2020 और 21 में हुआ, 2020 और 21 में हुआ है। उसके बाद बुर्किना फासो है, वहाँ कब देखा गया, 2022 में देखा गया। जो नाइजर है वहाँ पर 2023 में मिलिट्री कूप देखा गया। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पॉलिटिकली इनस्टेबल एनवायरनमेंट है और बार बार कूप वगैरह देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए पहली बात तो ये स्टेटमेंट इतना एक्सट्रीम है कि नॉट इम्पोर्ट एनी एप्पल, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो ट्रेड वॉर चल रहा है, इंस्टेबिलिटी है दोनों के रिलेशन में, इवन जो ट्रम्प की ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है उसकी वजह से क्या आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि भाई जीरो इम्पोर्ट होता है, ये तो एक्सट्रीम बात हो गई। तो पहला स्टेटमेंट कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। इंडिया में जो GMOs हैं उनको कौन एक्चुअल में रेगुलेट करता है, तो इसके लिए GEAC करके एक बॉडी है। क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। तो GEAC है, वो बेसिकली अप्रूवल देती है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जो GM फूड क्रॉप्स हैं या GM फूड्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो GEAC यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला गलत होती है, अपना आंसर आगे आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली, तो D वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट। ये क्या है, NZIA। तो ये वाला एक्ट को क्या पास किया है रिसेंटली। तो देखिए इसमें ये जो EU की ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसका पार्ट है।
तो ये बात तो सही है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इनको अप्रूव किया है, और इससे क्या है, जो क्लीन टेक्नोलॉजीज है उनका क्या करेंगे, उसको बूस्ट देंगे, उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको बूस्ट करेंगे। साथ ही जो जैसे चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे थे सोलर पैनल्स वगैरह, तो उसके इंपोर्ट को भी कम करने का एम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल इट्स ओवन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो ये पहले ये पूछना चाह रहा है कि आपको यूरोपियन यूनियन ने जो टाइमलाइन रखी है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने की, वो आपको पता है। तो एक्चुअल में क्या है, 2040 नहीं है, वो इन्होंने रखी है 2050। तो इंडिया ने जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी की टाइमलाइन क्या रखी है, 2070। इंडिया की बात करें तो इंडिया की टाइमलाइन क्या है कि हम जीरो नेट कार्बन हो जाएंगे, कब तक, 2070 तक। तो ऐसे ही इसमें जो यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइंस है वो 2050 है। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो इसमें जैसे आपको ये 2040 की 2050 पता है तो आपका आंसर आ जाता है, और वो क्या हो जाएगा, सी, 1 सही 2 इनकरेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। वेनेजुएला ने इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर कर लिया है एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लेइंग और इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, कि जो इसके लोग हैं वो अब बाहर के कंट्रीज़ में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस पा ली। देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, मान लो इन्होंने कुछ रिकवरी कर भी ली तो भी दूसरे को एब्सोल्युटली करेक्ट बोलना कि भाई इन्होंने तो माइग्रेशन को रोक ही दिया है, क्योंकि माइग्रेशन तो क्या है, हमेशा एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, ऑनगोइंग होती है हमेशा, कम ज़्यादा उसका एक्सटेंट हो सकता है। लेकिन प्रिवेंटिंग जैसे बोला ना तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम हो जाता है, और वहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है ना तो भी ये स्टेटमेंट सही नहीं कर सकते आप एग्जाम में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, रैपिड रिकवरी नहीं की थी, थोड़ी बहुत कुछ रीजन्स में स्टेबलाइजेशन आया था, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वेनेजुएला में बना हुआ है। इवन जो अब की बात करें ना, तो जो मदुरो सरकार के साथ हुआ है, जो यूएस ने एक तरीके से इन्वेजन कर दिया था वेनेजुएला में, तो उसके बाद तो अब और ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की ख़राब हो गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वेनेजुएला हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। तो ये वाली बात स्टेटमेंट है वो सही है कि इनके पास जो ऑयल रिजर्व है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे जो इनका एक ओरिनोको बेल्ट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है इनके पास। तो वो इवन जो इनके पास ऑयल रिजर्व है ये जो सऊदी अरेबिया है उससे भी ज़्यादा है। तो ये फैक्चुअली सही स्टेटमेंट है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 वुड बी करेक्ट। तो वैसे लॉजिक से ही जैसे आप पहला गलत कर रहे थे तो इसका आंसर आ ही जा रहा है। तो इसी के साथ हमने 2025 के जो मेजर PYQs थे, जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।